बंगाल में हिंसा का दौर थम नहीं रहा, लेकिन बंगाल की स्थिति को देखते हुए यह जरूर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के उत्सव के दिन 4 लोगों की मौत अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री की मुलाकातों को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। बंगाल में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण बाकी हैं, लेकिन जैसे जैसे एक एक चरण खत्म हो रहे हैं, चुनाव से जारी हिंसा का रक्तचरित रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि तीव्र और अति तीव्र होता जा रहा है। कल चौथे चरण के चुनाव में बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हुई, लेकिन कूच बिहार में तो हद ही हो गई। यहां अर्धसैनिक बलों पर हमले के बाद बवाल ऐसा बढ़ा कि 4 लोगों की जान चली गई। बंगाल में चौथे चरण की हिंसा के बाद जुबानी जंग भी तेज हो गई है, तेज ही नहीं धारदार भी। ऐसे में सवाल है कि बंगाल में हिंसा के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, किसने हिंसा को भड़काया? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए कैसे सियासी दंगल में हिंसा के लिए एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं ये सियासी नेता। दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না, লজ্জাও করে না। আমি তবু মানুষকে বলবো শান্ত থেকে আপনারা ভোট নির্বিঘ্নে পালন করুন, কেউ কোনো অশান্তির মধ্যে যাবেন না। মনে রাখবেন যারা অশান্তি করে তারা রাক্ষসের দল, আর যারা শান্তি রক্ষা করে তারা মানুষের দল। মানুষের দলকে মানবিকতা দিয়ে জয় করতে হবে। কি অন্যায় করেছিল এরা? তুমি চাও বিজেপি ভোটে জিতুক, তুমি কে? মানুষ ঠিক করবে আমি কাকে ভোট দেব না দেব। অমিত শাহ কেন বলবে তার এজেন্সিকে তুমি গিয়ে গিয়ে বলো মেয়েদের ভয় দেখাও, মেয়েদের উপর অত্যাচার করো, মেয়েদের গিয়ে ভয় দেখাও, গিয়ে বলো ভোট দেবে না। গ্রামে গ্রামে দূর অঞ্চল, বর্ডার অঞ্চল গুলি করে লোক মেরে দাও। লজ্জা করে না তোমাদের? এর বদলা নিতে হবে, এর বদলা একটা করে ভোট ভোটের বাক্সে, নালে ওদের আত্মার শান্তি হবে না। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। जी हां, एक दूसरे को लज्जा का पाठ पढ़ाते ये सियासी नेता। इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में देखिए कौन कौन है। जी हां, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अनुज अत्रे जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ 6 दशक से ज्यादा जिनका राजनीतिक अनुभव है और सीपीआई के नेता हैं, ऐसे सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। और हमारे साथ संजय चक्रवर्ती, जी आप टीएमसी के नेता और प्रवक्ता हैं। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ चक्रवर्ती जी, मेरा पहला सवाल आज से, शांतिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जी हाँ उन्होंने कहा है कि बंगाल में अशांति की वजह ममता दीदी है, क्योंकि ममता दीदी उकसाती हैं, ग्रामीणों को कहती हैं कि अगर सेंट्रल फोर्सेस दिखें तो उन पर हमला कर दीजिए। चक्रवर्ती जी।
एक बार ममता दीदी का वो वीडियो चला के दिखा दीजिए, जिन्होंने हमला शब्द का इस्तेमाल किया है। ये हमला शब्द गृह मंत्री ने इस्तेमाल किया है, ममता दीदी ने नहीं किया है। ममता दीदी ने लोकतांत्रिक ढंग से घेराव करने वाली बातें, और घेराव करने का हमारे पास अधिकार है लोकतांत्रिक ढंग से। हम संसद घेराव कर सकते हैं, हम प्रधानमंत्री घेराव कर सकते हैं, तो हम किसी का भी घेराव कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र हमें अधिकार देता है। लेकिन अमित शाह जी जो कि हार के डर से, जब देखा उनका जय श्री राम नारा नहीं चला, जब उनका कट मनी नहीं चला, तोला मनी नहीं चला, जब उनका हिंदू मुस्लिम का काट नहीं चला, तो अब वो उतर के आए हैं, तो उन्हें हमला करने वाला शब्द इस्तेमाल किया है। आप दोनों का वीडियो एक बार फिर से चलवा के देख लीजिए। ममता दीदी ने कहीं से भी नहीं कहा था कि हमला करने की बात, लेकिन गृह मंत्री जी ने उन शब्दों में जोड़ दिया है। तो अब हिंसा भड़का कौन रहा है? हिंसा के बारे में देश से माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री जी को कि उन्होंने इतनी बड़ी बात संजय भाई, कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संजय जी आपने कहा कि राम का कार्ड नहीं चला, तो अब ये कार्ड सामने आ रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है, आपके तुष्टीकरण का कार्ड नहीं चला तो दीदी चंडी पाठ पर उतर आई, अपना नाड़ी बताने लग गई, गोत्र बताने लग गई, मंदिर मंदिर घूमने लग गई। तो ये तो सियासत है, साम दाम दंड भेद सब जायज है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आपने गोत्र की बात की है, और आपने अभी इनके जो है लोगों की बातें आपने सुनी। इन्होंने कहा ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, कोई कहता है इनकी माँ पाकिस्तानी है, कोई कुछ कंटिन्यू का नाम तक मेरुनिसा या क्या क्या नाम इनका भी रख दिया गया। तो मतलब जो है हर तरीके से इनको बदनाम करने की कोशिश की। इनको इस देश का बताया नहीं गया, इसलिए इनको बताना पड़ा कि मैं ममता बनर्जी, मैं कान्यकुच ब्राह्मण हूँ, मेरा शांडिल्य गोत्र है, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा पढ़ के बताया, चंडी पाठ करके दिखाया है। और साथ में उन्होंने कलमा का भी इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं कि जहाँ पे हम धर्मनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं, हम हिंदू राष्ट्र में नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक जैसा हटना है, और हम एक राजनीतिक दल है और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। काश की ऐसा होता, के बारे में बात नहीं करते। काश की ऐसा होता तो दीदी ये नहीं कहती कि सारे मुसलमान किसी और को वोट मत देना, 30% वोट का सवाल है हमारे साथ। बात प्रधानमंत्री जी से भी एक बार पूछेगा, उन्होंने फिर दोबारा उसका क्रिया की प्रतिक्रिया करके ये बात कही कि अगर हम कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, क्यों कहा ये बात? नहीं कहना चाहिए था ना प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने भी यही बात कही। नहीं, लेकिन ये तो दीदी ने कहा, तो उसके बाद उन्होंने क्यों कहा? आप कह सकते हैं, आपको कहने की छूट है, प्रधानमंत्री कहें तो अपराध है। नहीं, बिल्कुल अपराध है। अपराध इस बात को लेकर के है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, और दीदी भी तो मुख्यमंत्री है, एक्टिंग मुख्यमंत्री है, एक एक्टिंग मुख्यमंत्री है, न कि वो मुख्यमंत्री है। तो वो एक्टिंग मुख्यमंत्री है, लेकिन संजय जी ये क्या परिभाषा है, ये क्या परिभाषा है? चिट भी मेरा पढ़ भी मेरा। संजय भाई ऐसा कैसे होगा? चिट भी मेरा पढ़ भी मेरा। उनकी भाषा प्रधानमंत्री जी की भाषा पूरे इंटरनेशनल लेवल तक सुनी जाती है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाती है। जी, आपके यूट्यूब लिंक जो टीएमसी के होते हैं वो बाहर नहीं जाते, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, लिंक जाते होंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री की भाषा और एक प्रधानमंत्री की भाषा में आइए यासिर जिलानी हमारे साथ हैं। यासिर साहब, आप संजय चक्रवर्ती जी को सुन रहे थे। यासिर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चक्रवर्ती जी को आप सुन रहे थे। ममता दीदी कह सकती हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, किसी और को वोट नहीं देना, आपको हक नहीं है। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ये चतुराई थी, और ये चतुराई का सियासी लाभ शायद आपको हो जाए कि सारे हिंदू लामबंद हो जाएं। यासिर जिलानी साहब, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत के बाद और मैं अपने का जवाब दूंगा। देखिए, वो इतने बौखलाए हुए हैं, इतने निराश हैं, हताश हैं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चर्चा चलती है उसको नेशनल डिबेट में वो कोट कर रहे हैं कि क्या नाम रख दिया, किसने रख दिया, क्या कह दिया, बांग्ला किसने कहा। कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर एक जिम्मेदार नेता है जिसने कोई इस तरह की बात कही है, उसको ये बता नहीं सकते हैं। देखिए, पूरा का पूरा चुनाव जो है बंगाल का इसके हाथ से निकल चुका है। वहां पे लोगों ने एक मूड बना लिया है, बंगाल के जनमानस ने ये तय कर दिया है कि बदलाव वहां पे करना है। आप देखिए किस तरह की तुष्टीकरण है कि जब कल चुनाव के ड्यूरिंग हमारे भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या की जाती है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां के मुख्यमंत्री राज्य की करती है तो उसमें एक टिप्पणी नहीं, एक अल्पांश नहीं। आप पूरे राज्य की मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे इंसाफ कर पाएंगे? आप इनके लोग कैसे किसी के ऊपर सवाल कर रहे हैं? और अब तक का जो आंकड़ा है पिछले 6 महीने से लेके आज के दिन तक का 150 भाजपा के कार्यकर्ताओं
इनके टीएमसी की गुंडों ने, और केस दर्ज है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, आज की जो रिसर्च वाली पत्रकारिता है मनीष जी, जो आप रिसर्च करके ढूंढ के लाके हिंदुस्तान को बताते हैं, उससे हमने जाना है और समझा है, और उससे बंगाल का जो पूरा चरित्र है वो नया चरित्र इस बार देखने को मिला है, जिसकी वजह से बंगाल की जनता भी परेशान है। बंगाल के लोग ऐसे नहीं थे, बंगाल के लोगों की जो संस्कृति है बहुत अलग रही है। बंगाल में मिठास, बंगाल में एकता थी, शांति के प्रतीक वाले लोग रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने वो सारी संस्कृति को धूमिल कर दिया है। वहाँ पे टोलाबाजी, वहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग कल्चर, वहाँ पे पूरा का पूरा इसका महकमा भ्रष्टाचार है, लिप्त, तो लोग उससे परेशान हैं। और उस परेशानी का आप एग्जाम्पल और उदाहरण जो लाइन में लगे हुए लोग हैं वो देख रहे हैं कि उस गुस्से में जो लोग आ रहे हैं वो बदलाव के लिए आ रहे हैं। 85-85% बदलाव जैसे एक एक चरण, यासिर जी जैसे एक एक चरण निकलता जा रहा है, 4 चरण हो गए और 4 चरण में ये देखने मिल रहा है कि बदलाव तो सियासत में आ रहा है। जी हाँ, तुष्टीकरण करने के लिए कल तक आप जो उंगली उठाते थे कि ममता दीदी तुष्टीकरण कर रही है, अब तो प्रधानमंत्री जी झप्पी भी दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी, आपको ये समझने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, करता है कि जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो हमारे अध्यक्ष हो या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के मुखिया हो, वो पहले एक कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता का फर्ज होता है कि किसी राज्य में चुनाव हो तो वो प्रचार प्रसार के लिए जाए, और प्रचार प्रसार में जब कोई नेता जाता है तो वो अपनी बात अपने तरीके से रखता है। और जो चीज सामने आ रही है उसको अभी भी चक्रवर्ती साहब तोड़ मरोड़ की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक किसी तरह की कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की है जो उनके पद के, उनके गरिमा के, उनके जरा सी भी उनके ऊपर किसी तरह की कोई सवाल हो। जी, लेकिन संजय चक्रवर्ती ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री की गरिमा के तहत शोभा नहीं देता था कि प्रधानमंत्री ये कह दें कि अगर मैं ये कह देता कि सारे हिंदू एक हो जाओ तो चुनाव आयोग नोटिस भेज देता। यासिर जी, आऊंगा आपके पास। अनुज अत्रे हमारे साथ हैं। जी हाँ यासिर जी, आऊंगा। अनुज अत्रे हमारे साथ है, और हमारे साथ एक और मेहमान असदुल शेख साहब AIMIM के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज अत्रे जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा, और हिंसा के बाद 4 दौर के बाद ये देखने आ रहा है कि एक दूसरे को लामबंद करने में, सेन लगाने में अब सियासी दल लग गए हैं। आपकी जो स्थिति है, क्योंकि आपकी जो भूमिका और विचारधारा है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द होती है, आप न तो 3 में न 13 में। देखिए मनीष जी, आप 3 में या 13 में आपका विशेष अधिकार है, आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। देखिए, देश की अगर हम बात करें तो वो देश वो महान होता है जहां पर सियासी जो दल होते हैं वो धार्मिक मसलों को शांत करें। लेकिन जिस देश में जो सियासी दल ही अगर धार्मिक मसले पैदा करें तो उस देश का भगवान ही मालिक। तो आज यही बंगाल में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस मिलकर के जिस तरह से रक्त चरित जो है राजनीति कर रहे हैं, हिंसक राजनीति कर रहे हैं, एक खूनी खेल खेल रहे हैं, किसी तरह से सत्ता पर काबिज होने के लिए लगातार सैकड़ों बंगाल की जनता के निर्दोष उनके निवासियों के प्राण ले चुके हैं। ये अपनी हिंसा में किसी तरह से काबिज हो गए। कल जो हुआ है वहां पर वो भी किसकी आखिर क्या कारण था? ये केवल और केवल इनकी जो है कई सत्ता की भूख, और जो हमने कूच बिहारी में देखने को मिला है, ये जनता कभी ऐसा स्वीकार नहीं करती कि हमारे देश में, कभी कल्पना नहीं कर सकती कि ऐसा भी ये जो है 2021 के हम जो है उसमें चल रहे हो तो ये मंजर देखने को मिला हुआ। आखिर क्या कारण है? आपने अभी उनको बोला कि ये कोई बात होती है तो सब जाती है, निश्चित तौर पे जाती है, पूरे देश में जाती है। देश के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। आपके जैसे मीडिया के बंधुओं की मार्फत, सोशल मीडिया की मार्फत जो है एक एक चीज जो जहां होती है, कहीं भी होगी किसी देश के कोने में, सब लोग देखते हैं उसको। तो क्या आप छवि अपनी बना रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी इस देश की छवि विश्व पटल पर क्या रख रहे हैं? तो ये देखना चाहिए। आखिर ये जो कल जिस तरह से उनका कोई भी अपराध रहा हो, उन्होंने कितना भी बड़ा गुनाह बहस किया को हो, आगे बढ़ाएंगे। अनुज जी, बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ 2 मेहमान अभी और बाकी हैं। कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता पर पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा, मैंने ममता बनर्जी के बयान सुने भी हैं। उसी बूथ पर एक युवक आनंद बर्मन की भी हत्या हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने उसकी मौत पर कोई अफसोस या दुख नहीं व्यक्त किया।
चुनाव हुआ चौथे चरण का, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई। और मित्रों, उसी विधानसभा में उसी दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने दिन दहाड़े सुबह 7:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। दीदी, आप ये 4 लोगों के लिए तो आंसू बहाती हैं, हाय तौबा करती हैं, कार्यक्रम छोड़कर वहां जाने की बात करती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 5वां जो कार्यकर्ता मर गया भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जी हां, जिम्मेदारी नहीं है। गृह मंत्री का ये कहना है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि आपके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, और इसके साथ साथ अपने बचाव के लिए सीआईएसएफ के जवानों ने फायरिंग खोली जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा साहब हैं। सुनीत साहब, आपने गृह मंत्री जी को सुना। सुनीत जी, आखिर हिंसा का दौर लोकतंत्र के उत्सव में आखिर कैसे थमेगा? ये रक्त चरित्र इतिहास बदलेगा या नहीं? ये बदला हुआ भारत कब बनेगा? और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है, जो बात होती है सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, सारे समुदाय के लोगों को गले लगा रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, गले लगाने से तो ठीक है, लेकिन झूठ बोलना तो ठीक नहीं है। मैंने होम मिनिस्टर को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने कहा कि इनको घेराव करो, इन पे हमला करो। उन्होंने हमला कभी नहीं कहा था। दूसरी चीज जो इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि वो 5वें लड़के का उन्होंने कुछ नहीं कहा। ममता बनर्जी ने 5 लोगों का कहा है कि वो मारे गए हैं। तो कृपा करके झूठ मत बोलिए और जो मर्जी कीजिए। तीसरी चीज कि शॉकिंग चीज जो है वो ये है कि आपने इस देश की जो संस्थाएं हैं इनको इतना खराब कर दिया है कि कोई विश्वास नहीं रहा उन पे। और अगर आप लोगों की बात सुने तो लोग कहते हैं उधर कोई दंगा नहीं हुआ था, वो एकदम आए, उन्होंने गोली चलाई। तो ये तो एविडेंस है। हमारा ये कहना है, इलेक्शन हो रही है तो इलेक्टोरल बॉडी जो है उसको ईमानदारी से निष्पक्ष होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी निष्पक्षता को खत्म सुनीत चोपड़ा साहब, सुनीत जी आपके पास आऊंगा। मेरे लिए मजबूरी अब ब्रेक लेना है। असदुल शेख साहब आपके पास भी आऊंगा। मेरे लिए मजबूरी एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि आखिर पहले प्रधानमंत्री ने जब जुल्फिकार को, जी हां, गर्मजोशी से उनके साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद बाइक वाले दादा और एम्बुलेंस दादा आखिर है कौन जिनकी मुलाकात से बंगाल में मचा है बवाल, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। पहली तस्वीर में जुल्फिकार, जी हां, 3 अप्रैल को सोनारपुर में जालीदार टोपी पहने जुल्फिकार से पीएम की मुलाकात हुई। आपके टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में है करीमुल हक, वही करीमुल हक जो एम्बुलेंस दादा के नाम से बंगाल में काफी मशहूर है। इनसे बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से मुलाकात की। अब इन तस्वीरों के साथ राजनीति काफी गरमाई हुई है। वो इसलिए क्योंकि बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 30% है। 2011 से टीएमसी की जीत में मुस्लिम वोटरों की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में अब बीजेपी भी वही रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, जी हां, आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे थे। एक तस्वीर में गर्मजोशी से जालीदार टोपी लगाए मिल रहे जुल्फिकार प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे थे वो बागडोगरा हवाई अड्डे की थी, जहां पर एम्बुलेंस दादा
जिन्हें बाइक दादा के नाम से जाना जाता है, ऐसे करीमुल हक की भी मुलाकात गर्मजोशी से प्रधानमंत्री जी से हुई। ऐसे में आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। जी हमारे साथ यासिर जिलानी साहब, सुनीत चोपड़ा साहब, संजय चक्रवर्ती, अनुज अत्रे और असदुल शेख साहब हमारे साथ हैं। असदुल शेख साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैं यासिर जिलानी जी के पास आ रहा हूं। यासिर जी, ये मुलाकातें, जी हाँ, एक के बाद एक, 3 अप्रैल और फिर करीमुल हक से जो मुलाकात है प्रधानमंत्री जी की, ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं। देखिए, ये जब भी कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं किसी भी जगह रैली करने, तो वहां की जो टीम होती है उनसे जरूर मुलाकात होती है, जो स्टेज के नीचे होते हैं। जो लोग उन्हें जब वो उतरते हैं अपने चॉपर से और उसके बाद जब वो आते हैं, तो उस स्टेज के आसपास एक बड़ी टीम होती है जो वहां की देखरेख और वहां की व्यवस्था में लगी होती है, उनके साथ मुलाकात होती है। और ये तमाम जगहों पे यही एक व्यवस्था बनाई जाती है। अभी हम लोग यासिर जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री किससे मिलेंगे। एडवांस लाइसेंस पार्टी एसपीजी की पहले जाती है, एएसएल जिसे कहते हैं, एएसएल तय करता है और जो नाम उसमें जाते हैं, आखिर प्रधानमंत्री जी के वेलकम के लिए कौन होगा, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत किससे रूबरू होंगे, इन सारी बातों को लेकर खुफिया विभाग की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दे दी जाती है और ये एसपीजी सुनिश्चित करती है। ये वहां के लोग जो व्यवस्था में होते हैं, ये कतई प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते, और वो भी वो लोग जिनका बंगाल में प्रभाव है। जी हाँ, जुल्फिकार जी हो गए, करीमुल हक हो गए, ऐसे लोगों से मुलाकात के मायने ये संयोग नहीं हो सकता। यासिर जी, देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की होती है और जिस जिले में उनका आगमन होता है, जहां मीटिंग होती है, वही नाम एसपीजी को भेजती है, वही सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए नाम भेजते हैं और वही इजाजत देते हैं कि कौन लोग रहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नाम जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी बीजेपी जो संगठन है उसकी तरफ से जाता है। ये पूरा एक कवायद है, एक व्यवस्था है जो शुरू से चला आ रहा है। इसमें अगर कोई आदमी वहां का रहने वाला है और उससे मुलाकात होती है, तो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर, कि अगर उन्होंने बात करी और जो प्रधानमंत्री के लिए क्रेज है, लोग जो, अब मेरे जैसा भी जो कार्यकर्ता है वो अपने प्रधानमंत्री के किए हुए कार्यों से ही तो कायल है। उनको उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। अभी मैं आसाम में हमने काम किया, 30 दिन मैं वहां चुनाव में रहा हूं और मैं बूथ पे, एक बूथ पे हमारे पहुंचने की कोशिश थी, चाहे वो जमीन पे बूथ हो या पहाड़ पे बूथ हो, जो पहाड़ी इलाका है। तो ये बीजेपी के एक कार्यकर्ता के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है, वो अपना कार्य कैसे करे। और जहां जी, तो ये आपके कार्यकर्ता हैं, जुल्फिकार आपके कार्यकर्ता है, करीमुल हक आपके कार्यकर्ता है, आप ये कहना चाहते हैं यासिर जी? अब आप देखिए कि अगर मुलाकात करने वो वहां आए हैं तो उनका और जुल्फिकार जी, असदुल तो मैंने जितनी बार यासिर जी आपकी दिक्कत मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी दिक्कत समझ रहा हूं। आपके लिए एक एक शब्द बोलना, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और ऐसे दौर में जबकि 4 दौर अभी भी वोटिंग के बाकी हैं, आपका कुछ कह देना, मुझे लगता है आप शब्दों को चबा रहे हैं और कुछ भी सीधा कहने से बचना चाहते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं। असदुल शेख साहब, आपके तीखे सवाल होते हैं, लेकिन मैं जवाब बिल्कुल तर्क के साथ दूंगा। यासिर भाई आता हूं। असदुल शेख साहब हमारे साथ हैं। असदुल शेख साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई। क्यों? देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और आप जिस तरीके से मास्क लगाकर बैठे हैं, आप अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं कि आखिर रोड शो, रैलियां जो हो रही हैं, आप ये संदेश दे रहे हैं। आप मुर्शिदाबाद जिले के AIMIM के आप प्रभारी हैं, आप अपने मतदाता को ये संदेश दे रहे हैं कि आपको अगर कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ना है, तो मास्क लगाना जरूरी है। आपका फिर एक बार अभिनंदन। जी हाँ, असदुल शेख साहब, अब आता हूं मैं आपके सवाल पर। असदुल साहब, पहले ममता दीदी कह देती हैं मुसलमान वोट बंटने ना दिया जाए, अपने आप को मुसलमानों की खैरख्वाह वो मानती रही हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग बंगाल पहुंच गए, फुरफुरा शरीफ, अब्बास सिद्दीकी, आपका पहुंचना और इस बीच प्रधानमंत्री का करीमुल हक और जुल्फिकार से मुलाकात, ऐसे में आप कहां खड़े हैं? देखिए, बात जो होता है, ये बंगाल में 8 भाग मुस्लिम वोट को लगाता है,
आप जो जब मुस्लिम इलाका में इलेक्शन आएगा, आप देखेगा कि कुछ न कुछ तो हर इलेक्शन में यहाँ मुस्लिमों को बोली बनाता है इलेक्शन में। आप अभी जो बात हुआ कुछ बिहार का, ये जो हिंसा हुआ है, ये जैसा यहाँ का सीएम भी भड़का रहा है, यहाँ का जो बीजेपी का सभापति है दिलीप घोष, वो भी ऐसा ऐसा बात बोल रहा है कि नौजवान और कार्यकर्ता को ये लोग और भड़का रहा है, इसीलिए ये हिंसा हुआ है। जी, हिंसा इसलिए हुई है। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा था शेख साहब, जनाब, मेरा सवाल आपसे ये था कि मुसलमान वोट को बंटने को लेकर जो ममता दीदी के दिल में एक जो डर और खतरा है, उसको लेकर अब आप देखें तो उन्हीं के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है। ऐसी सूरत में एआईएमआईएम कहां खड़ी दिखाई देती है? देखिए, एमआईएम तो बंगाल में सिर्फ 6 सीट में लड़ रहा है, सिर्फ 6 सीट में लड़ रहा है। और वोट जो बंटने का बात है, 70 साल से मुस्लिम वोट हर टाइम ये लोग बांटा है। अभी बोलिए 2019 में जो इलेक्शन हुआ उस टाइम तो एमआईएम नहीं था, बंगाल में कैसे 18 सीट बीजेपी को मिल गया। जी, आप पर तो आरोप तो आप पर यह भी लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है शेख साहब। अगर ये बात जो आरोप लगाता है, पहले उनको हम पूछना चाहता हूँ, जो शुभेंदु अधिकारी आप गया, अब 1 साल पहले ये बीजेपी का डर दिखा रहा था मुर्शिदाबाद में आके, आज जाके और टीएमसी का गोद में बैठा है। हर एमएलए टीएमसी का जाके सब बीजेपी के पास जा रहा है। तो कौन बी टीम है, लोग देख रहा है बंगाल का। जी, संजय चक्रवर्ती जी, जिस तरह से दीदी को यह डर है कि मुसलमान वोट कहीं बंट न जाए, आप सुन रहे थे, हमारे साथ असदुल शेख साहब भी थे, और जिस तरह से अब बीजेपी भी डोरे डाल रही है, जी हाँ, बीजेपी सेंध लगा रही है बड़ी चतुराई के साथ। ऐसी सूरत में ये मुसलमान जो 30% जो दीदी लगातार कई सालों तक तुष्टीकरण करती आई, आखिर में उनको एहसास हुआ कि ये गलत हुआ है, जरूरी है कि हिंदू वोटों को भी साधा जाए। दीदी ने चंडी पाठ शुरू किया, अपनी तमाम बातें कही, मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूं, ये तक कह दिया। सारी बातें अब लुभाने की 4 दौर हो गए, 4 बाकी हैं। ऐसी सूरत में संजय भाई, मेरा आपसे सवाल है, सीधा सवाल है कि आपको लग रहा है कि जो मुसलमान कल तक आपके साथ होता था, वो इस बार खंड खंड बट गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डर भाजपा को है। देखा, हिंदू कार्ड नहीं चला, जय श्री राम नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं चला, तोलामणि नहीं चला, इनका जितने भी इनके जो जुमलेबाजी थी, इनका झूठ आपके सामने मैंने अभी झूठ पकड़ा दिया। गृह मंत्री जी कितना साफ साफ झूठ बोले हैं, हमला करने वाली बात। तो इनका जब कोई भी चीज नहीं चला तो अब ये मुस्लिम में जोड़े डाले हैं। क्यों? जब टिकट देते समय आपको मुस्लिम नहीं याद आते हैं, उस समय आप मुस्लिमों को जो है दरकिनार कर देते हैं। आज जब देखें कि 4 चरण के बाद आप कहीं भी मैदान में नहीं टिक रहे, आप इसमें 3रे नंबर की पार्टी बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ग्राउंड रिपोर्ट है वो इनकी 3रे नंबर की पार्टी बनी हुई है। तो इसकी वजह से इनको डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमें एक बार मुसलमानों के साथ भी हमें करनी चाहिए। और ये जो आपने अभी बताया कि एसपीजी के पास जब तक एसपीजी नहीं डिक्लेयर करता है तब तक प्रधानमंत्री किसी से नहीं मिल सकते, और ये बात सच है। और ये सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से हो रहा है, और इस प्लान के हिसाब से जी, आप पर तो आरोप ये भी है, आप पर संजय जी आरोप ये भी है आपकी नेत्री पर, ममता दीदी पर, कि प्लान के तहत ही उनका पैर भी टूटा, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, लेकिन हमारी सहानुभूति है, दीदी इस दर्द के साथ भी मतदाताओं के बीच पहुंच रही है। हमारे साथ अनुज अत्रे जी हैं। अनुज अत्रे जी, मैं 30 सेकंड और ले लूं, 30 सेकंड, बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत रहे हैं, जिसमें 2 महिलाएं तो चुनाव पहले से सबके अनुमान है, जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं अपना। यासिर भाई, मेरे पास वक्त कम है और मुझे सुनीत चोपड़ा और अनुज अत्रे के पास जाना है। यासिर जिलानी जी, संजय चक्रवर्ती अपनी बात पूरी करे 30 सेकंड में, तो मैं अनुज अत्रे और सुनीत चोपड़ा जी के पास जाऊं। एक चीज मैं बताऊं कि तमिलनाडु में अगर एक दिन में चुनाव हो सकता था, तो यही चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में एक ही दिन में चुनाव हो सकता था। लेकिन इसके जानबूझकर के 8 करोड़ इसलिए कराया गया क्योंकि उसको 50 भाषण जो है प्रधानमंत्री कराया जाए, 100 भाषण जो है इसका गृह मंत्री करवाया जाए। अनुज अत्रे जी,
सकता है, लेकिन अनुजत्रे संजय भाई, अनुजत्रे प्रधानमंत्री की ये कोशिश, प्रधानमंत्री की ये कोशिश कि जालीदार टोपी वाले से मिले, एम्बुलेंस दादा से मिले, तो ये कोशिश है, एक संदेश देने का प्रयास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये देखिए, इस तरह की कोशिश और इस तरह के नारे से तो देश जो है 2014 से आज 2021 में 7 साल में देखता आ रहा है। लेकिन जब कथनी और करनी में अंतर हो तो इस तरह के जो है ये प्रयोग जो आपने कहा है, ये निश्चित तौर पे एक प्रयोग है। ये प्रयोग ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि नियत में कहीं ना कहीं खोट सबको दिखता है। आज बंगाल चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल हो, दोनों पार्टियों ने लगातार इस चुनाव को अपने एक खूनी खेल के तहत हाईजैक कर रखा, लोगों की और साथ साथ हमारे मीडिया की एक अटेंशन ग्रैब कर रखा। लेकिन अगर इन दोनों के नेताओं की बात की जाए, जैसे अभी यासिर जी बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तो मैं उनके नेता वाले पक्ष की अगर मैं बात करूं तो नेता जहां ये आए हैं, जहां राजनीतिज्ञ हैं, तो कहीं भी इन्होंने प्रधानमंत्री वाला जो है पद की गरिमा नहीं दी। प्रधानमंत्री के आधार पर अपनी 7 सालों की कहीं कोई उपलब्धियां नहीं गिराई। वहीं 10 साल की ममता बनर्जी की उपलब्धियां नहीं सुनने को मिली। आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे ये बहस खत्म करनी है। सुनीत चोपड़ा साहब, जो कि हमारे इस पैनल में सबसे वयोवृद्ध पैनलिस्ट हैं। चोपड़ा साहब, आखिरी सवाल और आखिरी जवाब आपके पास आ रहा हूं मैं। 30% मुसलमान, जो कि पश्चिम बंगाल की 145 सीटों पर असर डालता है, बीजेपी की ये कोशिश कि बीजेपी 30% मुसलमानों को, जी हां, जिसको ममता दीदी ये मानती हैं कि वो उनका वोट बैंक रहा है, उसमें सेंध लगाने में शायद बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। बीजेपी एक चीज में सिर्फ कामयाब हुई है कि जिन लोगों को वो सबसे भ्रष्ट कहते थे टीएमसी में, वो अब बीजेपी के नेता बन गए हैं और बीजेपी के अपने लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। सो मेरा ये कहना है, इस तरह की सेंध मारने से कुछ नहीं होता। और जो टीएमसी के एडवाइजर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्शन में जो जमीन होती है वो काउंट करती है, ना कि खरीदे हुए नेतागण। एक दूसरी चीज है, ये कटमनी की बात कर रहे हैं, इनका तो अभी फ्रांस में खुला है स्कैम। 3 सुनीत चोपड़ा मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे देता हूँ। सुनीत जी मेरा वक्त खत्म हो रहा है। यासिर जिलानी जी मेरा वक्त खत्म हो रहा है। रफाल केस में। और तीसरी चीज है कि बीजेपी 12% यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी जी, सुनीत चोपड़ा जी, यासिर जिलानी जी, सुनीत चोपड़ा जी, सुनीत जी, रफाल पर चर्चा करने के लिए हम एक अलग से बहस रख लेंगे। रफाल पर चर्चा करने के लिए एक अलग से बहस रख लेंगे। सुनीत जी, सुनीत चोपड़ा जी, यासिर जिलानी, असदुल शेख साहब, अनुज अत्रे और संजय चक्रवर्ती, आप लोग देश का सवाल में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में सत्ता का स्वाद चखने के लिए, पश्चिम बंगाल में सत्ता का स्वाद चखने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्य यानी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।